हेलो बच्चों, एजू साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर की मैथमेटिक्स अपन पढ़ रहे हैं। इसका पेपर सेकंड आपका चल रहा है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ थ्योरम्स वगैरह समझाई, कुछ एग्जांपल्स वगैरह समझाए और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे। अब उन्हीं क्वेश्चंस में मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं एग्जाम्पल नंबर ले रहा हूँ 8.11.5, जो कि राजस्थान 2007 में और 15 में पूछा जा चुका है। एग्जाम्पल नंबर 8.11.5 राजस्थान 2007 में 15 में पूछा जा चुका है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो वैसे ही बन जाता है। ठीक है, इससे पहले के जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आपको खुद को ट्राई करना है एक बार। कौन कौन सा है? तो 8.11.1, 11.2, 11.3, 11.4, ये चारों के चारों को करके देखने। और जितने सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए उन्हीं पे डिपेंडेंट है, ये जो अब तक पढ़ाया ना अपन ने उन्हीं पर आधारित है और आसानी से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा ध्यान से। मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले मुझे एक फलन दिया गया है एफ जेड, जो कि है 1 + 2z³ अपॉन z + z² के लिए बिंदु z बराबर आयोटा के समीप में वैध टेलर श्रेणी ज्ञात कीजिए। आगे के क्वेश्चन को आप अभी नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल भी, जब उसकी जरूरत पड़ेगी तब अपन उसको देखेंगे। अभी केवल इतना सा पढ़िए कि एफ जेड इक्वल टू, आपको फंक्शन या फलन दे रखा है और पॉइंट आपको क्या दे रखा है, जेड इक्वल टू आयोटा। इसके समीप जो क्षेत्र होगा, मतलब इसके आसपास का जो एरिया होगा, उसमें आपको टेलर श्रेणी का क्या करना है, प्रसार करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान हो तो आपको यह पता होगा कि सबसे पहले जो आपको फंक्शन दिया जाता है उसे अपन आंशिक भिन्नों में या पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। बताया था ना, सबसे पहले जो भी मुझे फलन दिया जाएगा उसे आंशिक भिन्नों में या पार्शियल फ्रैक्शन में आपको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, यहां अंश की जो घात है वो 3 है और नीचे कितनी है, 2। ऊपर अंश की घात 3 है, नीचे अंश की घात, हर की घात कितनी है, 2। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी फलन जो है आंशिक भिन्नों में तब ही टूटता है जब अंश की घात हर की घात से क्या हो, कम हो। कोई भी फलन जो है आंशिक भिन्नों में तब ही टूटता है जब अंश की घात हर की घात से क्या हो, छोटी। लेकिन यहां पर अंश की घात क्या है, हर की घात से बड़ी है। तो जब भी अंश की घात हर की घात से बड़ी या बराबर हो तो आपको सीधे सीधे क्या लगा देना है, भाग लगा देना है। तो ये क्या बनेगा, देखो 1 + 2z³। आप भाग लगा दीजिए इसमें किसका, z² + z का। 2z³ + 1 में मैंने किसका भाग लगा दिया, ये 9th क्लास के अकॉर्डिंग करेंगे अपन। 9th में आपने पढ़ा होगा, ये छोटे छोटे हो गए जब कि भाग लगाना, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का कैसे भाग लगाते हैं। सिंपल सा मेथड है, 2z³ अपॉन z² साइड में करना है आपको। आपके पास मिलेगा 2z, इस 2z को आपको यहां लिख देना है 2z × z² कि सर 2z³, 2z × z कि सर 2z²। ये माइनस माइनस हो गया, कट गए, तो आपके पास आ गया -2z² + 1। टारगेट सीधे सीधा ये है भाग लगाने का कि हमें घातें कम करनी है। टारगेट सीधे सीधा क्या है, हमारे पास घातें कम करनी है। यहां पर कितनी है कि सर 2 है, यहां पर कितनी है 2, कम हुई क्या कि सर नहीं हुई, अभी तो बराबर है। तो एक काम करो, फिर से भाग लगाओ, तो -2z² अपॉन z² कट गया, कितना आ गया, -2 आ गया। इसको फिर से कहां लिखोगे आप, यहां लिखोगे -2 × z², -2z², -2 × z, साइन चेंज कर दिया आपने, कट गया, तो आपके पास कितना आ गया, 2z + 1। क्लियर? साइन चेंज करने के बाद आपके पास कितना आ गया, 2z + 1। अब मेरे एक बात सुनिएगा ध्यान से, ये तो भाग जा चुका है इतनी बार, तो 2z - 2 बार। इसमें अभी इसका भाग जाना बाकी है, तो इसे लिखने का तरीका क्या बनेगा कि सर, इसे लिखने का तरीका बनेगा कि एफ जेड इक्वल टू, इसकी जगह क्या लिखूंगा मैं कि सर 2z - 2 बार तो भाग जा चुका है पूरा पूरा। फिर लगाएंगे प्लस का चिन्ह, कितना कि सर 2z + 1 अपॉन z² + z। ये आपका ऐसे टूट जाता है। बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई जैसे इसको तो क्या बोलते हैं अपन कि सर, इसको तो बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोलते हैं अपन, भाजक, इसको क्या बोलते हैं अपन, भागफल, जो भाग देने के बाद मिलता है, और इसे अपन क्या बोलते हैं, शेषफल। तो थोड़ा सा भी ध्यान दो, तो इसका जो ये भाज्य बटे भाजक होता है, भाज्य बटे क्या होता है, भाजक, कि सर ये होता है कि भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल बटा भाजक, भागफल प्लस शेषफल बटा भाजक। तो भागफल कितना है कि सर ये रहा 2z - 2, शेषफल कितना है कि सर 2z + 1, और अपॉन कितना, भाजक z² + का z। ठीक है, चलिएगा आगे। अब ये तो टूटा, लेकिन अभी कंप्लीटली नहीं टूट पाया ये, अभी इसको और तोड़ना बाकी है। इसको 2z + 1, नीचे से z कॉमन ले लिया, z + 1। काफी बच्चे सोचते होंगे सर 12th में पढ़ते थे, 12th की पढ़ाई क्या काम आएगी, ये काम आएगी। देखो ये 12th में था, तुमको ध्यान हो तो आंशिक भिन्नों में तोड़ना, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, है ना, भाग लगाना। तो सारी चीजें पुरानी काम आती है, नया कुछ भी नहीं है। चलते चलो, एफ जेड इक्वल टू 2z - 2 प्लस
अच्छा सुनो, इसको तोड़ना मैंने आपको सिखा रखा है कि आप अलग अलग इसको लिख लीजिए। एक तरफ तो आपने लिख दिया z और एक तरफ आपने क्या लिख दिया z+1। क्या आप इसको अलग अलग तोड़ लीजिए, एक तरफ आपने z लिख दिया, एक तरफ आपने क्या लिख लिया z+1 लिख लिया। समझिएगा कि इस चीज को करना क्या है, लाना है 2z+1। तो यहां से z इक्वल टू कितना मिलेगा 0, इसको छोड़ दो यहां रख दो, तो 0+1 1, 0+1 1, 1/1 कितना हो गया 1 हो गया। यहां से z इक्वल टू कितना मिलेगा -1, तो इसको तो छोड़ दो, यहां रखो -1, यहां रखोगे -1 × 2 माइनस का 2+1 -1 आएगा भाई, माइनस का 2+1 कितना आएगा -1, और नीचे भी -1 आ रहा है तो प्लस का 1 हो जाएगा। भले आप इसको सॉल्व करके देख लो, ये एलसीएम कितना आएगा z × z+1, ये लिख दिया मैंने, z+1 यहां पहुंचेगा, z यहां पहुंचेगा, और सिंपल तरीका सिखाई रखा है कि z को किसके इक्वल रखो 0 के इक्वल, यहां इसमें मत रखना, यहां रख दो, यहां रख दो, जो आए उसको यहां लिख दीजिए। यहां से z की वैल्यू कितनी आएगी -1, इसमें तो रखो मत, यहां रख दो, यहां रख दो, जो आए उसको यहां लिख दो। ठीक है, तो हमारे पास हमारा फलन पूरा का पूरा अब की बार आंशिक भिन्नों में टूट के मिल चुका है, और वो मिला है प्लस का 1/z प्लस 1/z+1। इक्वेशन नंबर इसको मैंने क्या दे दिया फर्स्ट। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन एक है कि z बराबर आयोटा के समीप की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, z बराबर आयोटा के समीप की, मतलब z बराबर आयोटा के आसपास का जो एरिया है ना उसकी बात चलेगी। सबसे जो कन्वीनियंट होता है, एक इसने टेलर श्रेणी की बात करी है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी टेलर सीरीज की बात करेगा, टेलर श्रेणी की बात करेगा, तो निश्चित रूप से किसी व्रत को काम ले रहा होगा। जब भी टेलर श्रेणी की बात करेगा तो निश्चित रूप से किसी ना किसी व्रत को यह काम में ले रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। अब इस फलन को आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा भी आप ध्यान से देखोगे तो आपको यह पता लगेगा कि यदि z इक्वल टू 0 हो जाए तो ये 1/0 होगा। 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा पूरा का पूरा ये। ठीक है, तो मतलब z इक्वल टू 0 पर यह फलन विश्लेषिक नहीं है या फिर परिभाषित ही नहीं है। यहां से देखूं तो z इक्वल टू -1 पर भी सेम सिचुएशन बन रही है। यदि z की वैल्यू -1 रखी जाए तब भी तो ये कितना हो जाएगा 1/0, मतलब इन्फिनिटी बनेगा, तब भी इसमें हमको दिक्कत आने वाली है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इस फलन के बारे में आप लिख सकते हो कि यहां यह फलन fz, यह फलन fz किस किस पर, कि सर z इक्वल टू 0 व z इक्वल टू -1 पर विश्लेषिक नहीं है, विश्लेषिक नहीं है। मतलब आप लिख सकते हो कि दिस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द पॉइंट z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू -1। ठीक है, अब क्यों नहीं है उसका रीजन सिंपल सा है, z इक्वल टू 0 यहां रखोगे तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, z इक्वल टू -1 यहां रखोगे तो 1/0 फिर से इनफाइनाइट हो जाएगा। मतलब ये वाला जो फंक्शन है fz है वो z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू -1 पर विश्लेषिक हमारा नहीं है। तो सर इसका मतलब क्या निकल रहा है, मतलब ये निकल रहा है कि क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन को अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको z इक्वल टू 0 को और z इक्वल टू -1 को बचा के चलना है। मतलब आपको z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू -1 को कभी भी उस एरिया में इंक्लूड नहीं करना है जिसके लिए अपन क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर रहे हैं। आ रही मेरी बात समझ में भाई, आपको z इक्वल टू 0 को और z इक्वल टू -1 को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करना है, शामिल नहीं करना है। इन पॉइंट्स को यदि आपने इंक्लूड कर लिया ना तो बेटा दिक्कत हो जाएगी और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। तो आपको z इक्वल टू 0 को और z इक्वल टू -1 को दोनों को बचा के चलना है। ठीक है, जब भी कोई क्षेत्र बनेगा, कोई एरिया बनेगा, कुछ भी जो भी सिचुएशन बनेगी ना, हमको इन दोनों को बचा के चलना है, तो लेना नहीं है। अब आप इसे नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अब फलन तो हमारे पास आ गया टूट के कि सर आंशिक भिन्नों में वियोजित करके तोड़ के मैंने इसको यहां लिख दिया। ठीक है, अब यहां से आगे मुझे क्या करना है, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि z इक्वल टू आयोटा के समीप की बात चल रही है, मतलब क्षेत्र की बात चल रही है, टेलर श्रेणी। वैसे
तो क्षेत्र हमेशा क्या होगा, वृत्त होगा। मैं क्या कर रहा हूं, z बराबर आयोटा के समीप एक वृत्त बना रहा हूं कि माना फलन एफ जेड, माना फलन एफ जेड z इक्वल टू आयोटा के वृत्त के समीप, माना फलन एफ जेड z इक्वल टू आयोटा के वृत्त में विश्लेषिक है, विश्लेषिक है। बात को समझने की कोशिश करिएगा बहुत ध्यान से। ये z इक्वल टू आयोटा का वृत्त बनेगा कैसा, तो सुनिएगा ध्यान से। मैंने एक काम किया कि सर्कल बना दिया, लो z इक्वल टू आयोटा के समीप की बात चल रही है, तो z इक्वल टू आयोटा मैंने इसमें बीच में ले लिया। कौन सा पॉइंट हो गया ये, आयोटा। आयोटा के समीप बन गया, ये क्षेत्र बन गया, क्षेत्र बन गया, ठीक है। अगर इसमें मैं अक्षों को बनाऊं तो ये बना दी मैंने यहाँ पे, और ये बना दिए मैंने इस तरीके से। डायरेक्टली ध्यान रखना, इसको अपन बीच में से नहीं बना सकते, क्योंकि बीच में से यदि बना दिया तो ये जीरो हो जाएगा। अरे यदि बीच में से इसको बना दिया तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास जीरो हो जाएगा। इस वजह से मैंने इसको क्या, रियल एक्सिस हो गई, ये वाली इमेजिनरी एक्सिस हो गई, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसके संगत इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखो ऐसा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र कितना हो, आयोटा। ऐसा वृत्त बनाना है जिसका केंद्र कितना हो, आयोटा। सिंपल सा फंडा है। तो मैंने एक आयोटा केंद्र लेके क्या बना दिया, वृत्त बना दिया। चलो सर, टीवी बात ठीक है। आगे सुनिएगा, ये स्थिति कहां पर है, जीरो पर। ये स्थिति कहां पर है, जीरो पर। अब एक बात मुझे बताइए कि इसकी त्रिज्या कितनी होगी, इसकी रेडियस कितनी होगी। सर रेडियस बनेगी इसकी कितनी, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। तो जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर, जो इसकी त्रिज्या बनेगी वो बनेगी मॉड आयोटा माइनस जीरो, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, मॉड z1 माइनस z2, भाई ये माइनस ये। अच्छा, ये आ गया मॉड आयोटा, मॉड आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो z इक्वल टू आयोटा का जो वृत्त है, उस z इक्वल टू आयोटा के वृत्त की खासियत है, उसका केंद्र तो कितना है, आयोटा, त्रिज्या कितनी है, 1। केंद्र कितना है उसका, आयोटा, त्रिज्या कितनी है, 1, ठीक है जी। तो यहां वृत्त का केंद्र तो कितना है, सर वृत्त का केंद्र हमारा कितना है, आयोटा है, तथा त्रिज्या कितनी है, कि सर त्रिज्या है 1 है। तो वृत्त का समीकरण क्या बन गया, C सच दैट, इसको C बोल दिया मैंने। क्या लिखते हैं, मॉड z माइनस इक्वल टू आर, ये यहां पर केंद्र होता है, तो मॉड z माइनस आयोटा इक्वल टू कितना, 1, ठीक है यहां तक। मॉड z माइनस आयोटा इक्वल टू कितना, 1। अब मेरी बात को फिर से समझिएगा आप। अगर मैं मॉड z माइनस आयोटा इक्वल टू 1 लेकर चलता हूं, अगर मैं मॉड z माइनस आयोटा इक्वल टू 1 लेकर चलता हूं, तो इसमें ये परिधि जो इसकी बन रही है वो शामिल होगी या फिर नहीं होगी, कि सर होगी। मॉड z माइनस आयोटा इक्वल टू 1 यदि मैं लेकर चल रहा हूं, तो इसमें पूरा का पूरा वृत्त भी शामिल होगा और इसकी परिधि भी शामिल होगी, क्योंकि एक दूरी जहां तक है ना, एक त्रिज्या जहां तक है वहां तक का अपन को पूरा क्षेत्र लेना है, तो इसमें ये पूरा का पूरा क्षेत्र शामिल हो जाएगा। तो z इक्वल टू 0 से ये पूरा का पूरा क्षेत्र इसमें क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, z इक्वल टू ये वाला पूरा का पूरा, और परिधि भी इसमें क्या हो जाएगी, शामिल। अब यदि इसमें परिधि भी शामिल हो गई तो निश्चित रूप से जो पॉइंट 0 है वो शामिल होगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्योंकि पॉइंट 0 जो है ना इसकी उस पर है, सरकमफ्रेंस या परिधि पर। 0 जो बिंदु है ये वाला, ये इसकी परिधि पर है, और 0 यदि शामिल हो गया, 0 यदि शामिल हो गया तो हमारा फलन एफ जेड विश्लेषिक नहीं होगा। लेकिन कैलकुलेशन के लिए मुझे फलन एफ जेड को तो क्या लेके चलना पड़ेगा, विश्लेषिक लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा सुनिएगा जो कहना चाह रहा हूं, कि सी जो है मॉड जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 1 है, ऐसा वृत्त है जिसका केंद्र तो कितना, आयोटा, त्रिज्या कितनी है, 1। तो मैंने एक वृत्त बना दिया जिसका केंद्र तो कितना, आयोटा, त्रिज्या कितनी है, 1। यहां तक कोई दिक्कत, की सर कोई दिक्कत नहीं है। आगे मेरी बात को समझने की कोशिश करिएगा। यदि मैं मॉड जेड माइनस आयोटा इक्वल टू 1 लेकर चलता हूं, तो मुझे इस पूरे के पूरे वृत्त को समझना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, कि सर लेना पड़ेगा। इस पूरा का पूरा वृत्त बन किस से रहा है, इसके बीच के क्षेत्र से और इस परिधि से। यदि इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो इसमें परिधि भी शामिल होगी, इक्वल टू 1 ले रहा हूं तो इसमें परिधि भी शामिल होगी। और भैया जब परिधि शामिल होगी तो पॉइंट 0 भी क्या हो जाएगा, इसमें शामिल हो जाएगा। और यदि पॉइंट 0 शामिल हो गया तो फलन एफ जेड क्या होगा, विश्लेषिक नहीं होगा। और जब भाई साहब फलन एफ जेड विश्लेषिक नहीं हुआ ना, फिर तो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब ही नहीं है। तो सर इसको क्या करें, आप लोग एक काम करें, ये जो पॉइंट 0 है ना इसको हटाओ, यहां से पॉइंट 0 को यहां से क्या कर दो, हटा दो। अब हटाऊं कैसे, सीधा सा फंडा है कि आप परिधि को मत लो, इसके अंदर अंदर का क्षेत्र ले लो। वृत्त किस किस से बन रहा है, कि सर वृत्त बन रहा है हमारा परिधि से और उसके अंदर के क्षेत्र से। आप उसके अंदर अंदर का क्षेत्र ले लो, परिधि को छोड़ दो। कि सर परिधि छोटे कैसे, छोड़ते कैसे, एक काम करो, इक्वल की बजाय यहां लेस देन का साइन लगा दो।
इससे क्या होगा कि जो त्रिज्या 1 से है ना, 1 से कम है वो क्षेत्र के लिए, त्रिज्या क्या है, जो क्षेत्र अपन ले रहा हूं क्या है, जो त्रिज्या 1 है ना उससे कम का क्षेत्र है, तो त्रिज्या 1 तो यहां तक है परिधि तक, और उससे कम के क्षेत्र की बात चलेगी तो इस बीच वाले क्षेत्र की बात हो जाएगी, उससे कम के क्षेत्र की बात चलेगी तो इस बीच वाले क्षेत्र की बात हो जाएगी। मतलब इसमें हमारा फलन एफजेड क्या है, विश्लेषिक है। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इक्वल लगाऊंगा, जीरो शामिल हो जाएगा परिधि की वजह से, लेस लगा दिया मतलब वृत्त के अंदर अंदर का क्षेत्र, अंदर अंदर तो ना तो जीरो है ना अंदर कितना है, -1 है, यहां पर होगा -1 कुछ इसके साथ में, यहां पर होगा -1, तो ना तो जीरो शामिल हो रहा है ना -1 शामिल हो रहा है, हम सेफ है। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन को अपन आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, आप लोग मानेंगे यहां पर कि सर माना जाई बराबर मॉड जेड माइनस आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा कि सर मॉड जेड, जाई बराबर आपने क्या मान लिया, जेड माइनस आयोटा, तो इंप्लाई करके आप क्या लिखोगे, जेड इक्वल टू जाई प्लस आयोटा, जेड इक्वल टू क्या लिखोगे आप, जाई प्लस आयोटा। कोई दिक्कत थोड़ी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप यहां से भी देख सकते हो, चीज ये हो गई, समय इक्वेशन नंबर इसको दे दिया मैंने 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मॉड जेड माइनस आयोटा इक्वल लेस देन 1 है, तो मॉड जाई लेस देन क्या होगा, 1 होगा, इसकी वजह से। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में सब कुछ आ चुका है, जेड की जगह रखिएगा, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट एफ जाई, पूरा का पूरा क्वेश्चन जाई में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं। 2 जेड का मतलब कितना कि सर जाई प्लस आयोटा, कि सर जाई प्लस आयोटा माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन जेड, मतलब 1 अपॉन जाई प्लस आयोटा, और 1 अपॉन जेड प्लस 1, कि सर 1 अपॉन जेड प्लस आयोटा प्लस का 1। ठीक है, आता अब आपको याद हो तो आप इसमें कॉमन लेना पड़ेगा हमको, अचर पद कॉमन लेते हैं हमेशा, जब जाई कॉमन लेते हैं तो समझिएगा मेरी बात को, मॉड जाई छोटा है किससे, 1 से, मॉड जाई किससे छोटा है, 1 से। ठीक है, तो डेफिनेटली आप जब आयोटा का भाग लगा दोगे इसमें, तो वो भी तो 1 से छोटा ही रहेगा, इसको और छोटा कर दो आप तो भी 1 से छोटा रहेगा। यदि जाई में अपन आयोटा प्लस 1 का भाग लगा दें, जाई अपॉन आयोटा प्लस 1, देखो जाई पहले से ही 1 से छोटा है, उसमें मैंने भाग और लगा दिया आयोटा प्लस 1 का, तो भी ये छोटा रहेगा। मतलब आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर कि चूंकि एक तो मॉड जाई माइनस जाई अपॉन आयोटा 1 से छोटा होगा, और एक मॉड जाई अपॉन 1 प्लस आयोटा किससे छोटा होगा, 1 से, क्योंकि जो प्रसार करना है ना उसमें जो x होता है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, चलो तो मैं क्या करूंगा कि सर एफ जाई इक्वल टू जाई प्लस आयोटा, 2 जाई प्लस आयोटा, माइनस का 2 आ गया, ठीक है सर, माइनस का 2 आ गया, प्लस इसमें से कॉमन क्या लूं, अगर मैं जाई अपॉन आयोटा लेना है तो मुझे आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा, और जाई अपॉन 1 प्लस आयोटा लेना है तो मुझे 1 प्लस आयोटा कॉमन लेना पड़ेगा। तो मैंने एक काम किया, यहां से तो कॉमन लिया आयोटा, तो हो गया 1 प्लस जाई अपॉन आयोटा, यहां से तो 1 बचेगा, यहाँ पे जाई अपॉन आयोटा हो जाएगा, इधर से मैंने आयोटा प्लस 1 कॉमन ले लिया, 1 अपॉन आयोटा प्लस 1 या फिर 1 प्लस आयोटा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा कि सर नीचे की तरफ बचेगा यहाँ पर 1 प्लस जाई अपॉन 1 प्लस आयोटा, दो चीजें बच गई, यहां से तो आपने आयोटा कॉमन लिया, यहां से आपने 1 प्लस आयोटा कॉमन लिया। आगे बढ़िएगा, एफ जाई इज इक्वल टू 2 जाई प्लस आयोटा माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन आयोटा, तो बाहर इसको ऊपर ले जाओ कि सर 1 प्लस जाई अपॉन आयोटा की पावर -1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, इसको ऊपर ले जाइए कि सर 1 प्लस जाई अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर -1। ठीक है, अब इसके मुझे क्या करना है, प्रसार करने हैं, उनके nवें पद मुझे लिखने हैं, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अभी आधा ही चल रहा है क्वेश्चन, आधा बाकी है, वलय का वाला नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट डाल देना वाले इसको, है ना, अब ये फर्स्ट ही चल रहा है, पहला वाला टेलर श्रेणी वाला, देखते हैं टेलर श्रेणी आती है या फिर नहीं आती है।
आगे देखिएगा, अब प्रसार का आप सब जानते हो अच्छे से कि 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन का प्रसार क्या होता है कि सर 1 प्लस एक्स की पावर माइनस वन का होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। और एन एक टर्म क्या बनती है कि सर समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन एक्स की पावर एन, और जो मॉड एक्स है वो छोटा होता है किससे, 1 से। ठीक है, चलिएगा, तो इसके हिसाब से लिख रहा हूं मैं, ये शुरू का तो सेम 2 जाई प्लस आयोटा माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन आयोटा। इसके लिए क्या लिखोगे कि सर 1 माइनस एक्स मतलब जाई अपॉन आयोटा प्लस एक्स स्क्वायर जाई अपॉन आयोटा का होल स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट, ये चलता चला जा रहा है, और प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा, और इसको लिखोगे क्या कि सर 1 माइनस जाई अपॉन 1 प्लस आयोटा प्लस जाई अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर माइनस डॉट डॉट डॉट। अब लिखेंगे अपन क्या इनका एनवा पद, तो आ जाएगा 2 जाई प्लस आयोटा माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन आयोटा। एनवा पद बनेगा समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, एक तो माइनस वन की पावर एन आएगा, और जाई अपॉन आयोटा चल रहा है, तो जाई अपॉन आयोटा की पावर कितनी, एन, प्लस 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी जाई माइनस वन की पावर एन जाई अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर कितना, एन। आप चाहो तो यहां छोड़ दो, थोड़ा सा इसे और सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो। देखो 2 इंटू जाई प्लस आयोटा माइनस का 2 प्लस, देखो समेशन ये चीज, ये वाली जो तीन चीजें है ना, समेशन माइनस वन की पावर एन और जाई की पावर इसमें भी है, समेशन माइनस वन की पावर एन और जाई की पावर एन इसमें भी है, तो मैं कॉमन ले लूं, चलो ठीक है सर। तो मैंने समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन और बाहर जाई की पावर एन कॉमन है, ये 1 अपॉन आयोटा की पावर एन और आयोटा, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर एन प्लस वन। ठीक है जी, प्लस का साइन 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा और 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर एन कि सर 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा की पावर एन प्लस वन, और बाहर मैंने क्या लिख दिया कि सर जाई की पावर एन। आ रही मेरी बात समझ में? अब जाई क्वेश्चन में थोड़ी था, जाई तो हमने माना हुआ है, तो इसको आंसर तो जेड में लेके आना है, तो आपको जाई की जगह क्या लिख देना है, जेड लिख देना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको दो बातें और सिखा दूं, ध्यान से देखना। आप खूब अच्छे से जानते हो कि 1 अपॉन आयोटा किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के, और एक ये रहा 1 अपॉन 1 प्लस आयोटा जो होता है, इसको मैं एक काम कर रहा हूँ 1 माइनस आयोटा से और 1 माइनस आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर तो कितना आ जाएगा कि सर 1 माइनस आयोटा, नीचे आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो आ गया 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 आ जाएगा क्या, हाँ सर ये 2 आ गया। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 की पावर एन प्लस वन, तो ये मेरे पास आ गया। और एक चीज और ध्यान से देखना साइड में लग रहा हूं, चूंकि z इक्वल टू क्या आया था, जाई प्लस आयोटा, यही तो आया था z इक्वल टू जाई प्लस आयोटा, तो जाई इक्वल टू मैंने क्या माना था, जाई इक्वल टू माना था आपने z माइनस का आयोटा। तो देखिए ये मेरे पास आया 2z माइनस का 2 प्लस समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी माइनस वन की पावर एन ब्रैकेट ये माइनस के आयोटा की पावर एन प्लस वन, प्लस ये हो गया 1 माइनस आयोटा की पावर एन प्लस वन अपॉन 2 की पावर एन प्लस वन, और बाहर कितना आ जाएगा कि सर जेड माइनस आयोटा की पावर एन, और ये क्या है हमारा फंक्शन एफ जेड। यहां तक था एफ जेड। ये जो है ये टेलर श्रेणी का प्रसार है। किसका प्रसार है ये टेलर श्रेणी का प्रसार है, ये है टेलर श्रेणी प्रसार है। मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, कुछ नहीं है, नॉर्मल कैलकुलेशन है, शुरुआत में समझना था बस, उसके बाद एक नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन अपन को करते चली जानी है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट भी है और एग्जाम आने के चांसेस हैं इसके पूरे पूरे। कंप्लीट हो चुका है। टेलर श्रेणी की खासियत मैंने आपको दो चीजें बताई थी, एक तो जो क्षेत्र होगा वो वृत्त के रूप में होगा, दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि जो जेड की पावर है वो पॉजिटिव रहेगी। तो देखो क्षेत्र वृत्त बन रहा है इसमें कि सर बन रहा है, जेड की पावर पॉजिटिव है, देखो जेड की पावर एन है, पॉजिटिव है, जेड बटे में नहीं है। ठीक है, आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टेलर श्रेणी ज्ञात करो तक। अब बाकी आ रहा है वलय का वाला, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिएगा पॉइंट नंबर सेकंड। पहले ध्यान से पढ़ो क्या कह रहा है कि एक वलय का चाहिए। भाई वलय का है तो निश्चित रूप से कौन सा होगा, लॉरेंट प्रसार होगा। लेकिन वलय का चाहिए कौन सी, जिसका मूल बिंदु तो क्या हो, केंद्र हो। एक वलय ऐसी बनानी है जिसका मूल बिंदु तो क्या हो, केंद्र हो। और एफ जेड लॉरेंट श्रेणी का प्रसार मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, सुनिएगा। तो मुझे एक वलय बनानी है, तो पहले मैं एक वृत्त बना रहा हूं। ये देखो, ये लीजिए, मैंने एक वृत्त बना दिया। ये लीजिए, जिसका केंद्र क्या बनाना है मुझे, 0 पर। तो ये लीजिए, केंद्र इसका 0 पर बना दिया। ये रियल एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस, ये ओ पॉइंट हो गया यहां पर कि सर ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, त्रिज्या मैंने इसकी कितनी मान ली कि सर 1 है। ठीक है, ध्यान से सुनो। चूंकि फलन एफ जेड बराबर है 2z माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1, ये है फंक्शन एफ जेड बराबर, है ना। तो ये जो फलन है, यह फलन किस किस पर, कि सर z इक्वल टू 0 और z इक्वल टू -1 पर विश्लेषिक नहीं है। मतलब इनको मुझे क्या करना पड़ेगा, बचा के चीजें लिखनी पड़ेंगी, विश्लेषिक नहीं है। तो मुझे ऐसी वलय लेनी पड़ेगी जिस वलय में ना तो 0 आए ना -1 आए। मुझे ऐसी वलय लेनी पड़ेगी जिसमें ना तो 0 आए और ना -1 आए। ठीक है, चलो। वलय का मतलब क्या होता है, दो वृत्तों से घिरी और केंद्र उसका क्या होना चाहिए, सकेंद्रीय होनी चाहिए, मतलब एक ही केंद्र होना चाहिए। तो केंद्र तो मुझे मूल बिंदु रखना है। तो एक तो मैंने वृत्त ये बना दिया, ये सिर्फ दूसरा कहां बनाऊं, दूसरा वृत्त मुझे ऐसा बनाना है कि उसके और इस वृत्त के बीच की जो जगह बने, दूसरा वृत्त मुझे ऐसा बनाना है कि उस वृत्त के और इस वृत्त के बीच की जो जगह है उसमें 0 और -1 नहीं आने चाहिए, उसमें 0 और -1 नहीं आना चाहिए। लगाओ दिमाग, कैसे बनेगा कि सर एक तो ये बना दिया, एक वाला, लेकिन सर इसमें तो -1 आ रहा है। कोई बात नहीं, आ रहा है तो मैं एक काम करूंगा, लेस देन का चिन्ह लगा दूंगा, तो अंदर अंदर के क्षेत्र आ जाएगा। मैं इसमें क्या करूंगा, लेस देन का चिन्ह लगा दूंगा, तो अंदर अंदर का क्षेत्र आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सर आ जाएगा। लेकिन वलय यदि आपको बनानी है तो एक दूसरा वृत्त और चाहिएगा मुझे, और उस वृत्त के बाहर का क्षेत्र। भाई वलय ऐसी तो बढ़ती है, एक वृत्त तो ये रहा और दूसरा ये रहा, बीच की क्या हो जाती है, ये वलय हो जाती है। मतलब इस वृत्त के तो अंदर की स्थिति, इस वृत्त के तो अंदर की स्थिति, और इस वृत्त के बाहर की स्थिति, इस वृत्त के बाहर की स्थिति, तब जाके मुझे क्या मिलती है, कोई वलय मिलती है। ठीक है, अब एक काम करना कि आपको वलय डायरेक्टली तो मिलेगी नहीं, क्योंकि आप कहीं भी बना लो, जैसे मैंने एक तो ये बना दी, दूसरी मैंने ये बना दी यहां पर, तो भी 0 शामिल हो जाएगा। ऊपर बना दी तो भी 0 शामिल हो जाएगा, अंदर बना दी तो भी 0 शामिल हो जाएगा। मुझे 0 को छोड़ना है, 0 को मुझे बचाना है। यदि मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखूं, थोड़ा सा यदि मैं इस पॉइंट को ध्यान से देखूं, तो आप लोग एक चीज समझेंगे कि ये जो बिंदु है ना, ये वाला, आप इस पॉइंट को ध्यान से देखूं तो जो बिंदु है ना, ये वाला, ये भी एक वृत्त है। ये जो बिंदु है ये भी अपने आप में क्या है, एक वृत्त है, जिसका केंद्र कितना है, 0, और त्रिज्या कितनी है, 0। शून्य लंबाई का वृत्त क्या कहलाता है, बिंदु ही कहलाता है। मतलब बहुत कम लंबाई है, 0 के बराबर है लगभग। तो शून्य लंबाई का वृत्त क्या कहलाता है कि सर शून्य लंबाई का वृत्त क्या कहलाता है, शून्य त्रिज्या का वृत्त क्या कहलाता है, बिंदु कहलाता है। तो ये बिंदु भी तो खुद में एक वृत्त है कि नहीं है। जिसका केंद्र तो कितना है, 0 है, और त्रिज्या कितनी है, 0 है। अब मुझे करना क्या है कि सर मुझे ये करना है कि 0 को छोड़ना है। तो एक काम करो ना, 0 के तो बाहर का क्षेत्र ले लो, 0 के तो बाहर का क्षेत्र ले लो, और इसके अंदर का क्षेत्र ले लो। तो मुझे एक बात बताओ, वलय बनी कि नहीं बनी, कि सर ये तो बन गई, मजा आ गया। ये एक ऐसी वलय बन गई जिसमें -1 शामिल नहीं है। ये बीच के वलय बनी है, ये वाली, इस वलय में -1 तो शामिल नहीं है, क्योंकि -1 का तो अंदर का क्षेत्र चला गया, और 0 भी शामिल नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 के बाहर का क्षेत्र चला गया। -1 शामिल नहीं है क्योंकि -1 के अंदर का क्षेत्र काम में आ रहा है। 0 शामिल नहीं है क्योंकि 0 के बाहर का क्षेत्र काम में आ रहा है। चीज समझ में आ रही है। -1 शामिल नहीं है क्योंकि -1 के अंदर का क्षेत्र काम में आ रहा है। 0 शामिल नहीं है क्योंकि 0 के बाहर का क्षेत्र काम में आ रहा है। 0 भी एक वृत्त है, ठीक है, और 0 वाले वृत्त को मैंने क्या मान लिया, C2 मान लिया। ठीक है, लिखिएगा, देखो कि माना दो वृत्त C1 तो किस तरीके से कि सर mod z - 0 इक्वल टू 1 लेस देन 1, mod z - 0 लेस देन 1, कौन सा, बाहर वाला। और दूसरा वाला कौन सा माना मैंने, C2, ये मैंने क्या मान लिया, mod z - 0 ग्रेटर देन 0। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी। भाई 0 के तो बाहर का जो बिंदु जो बन रहा है वो वृत्त है ना, और 1 के अंदर का,
इस जीरो के पॉइंट के तो बाहर का, और जो एक बन रहा है इसके अंदर का, इस जीरो बिंदु के तो बाहर का और जो एक बन रहा है इसके अंदर का, ये क्या है अपने पास, दो वृत्त बन गए। अब ये जो वलय बनेगी, तो वलय मेरी क्या बन गई कि सर वलय बनेगी, वलय जो बन गई सर, वलय बनी मेरी, ये मॉड जेड एक से छोटा, मॉड जेड जीरो से बड़ा, तो जीरो लेस देन मॉड जेड लेस देन एक। सही बोल रहा हूं क्या भाई? मॉड जेड जीरो से तो बड़ा है कि सर जीरो से तो बड़ा है, एक से छोटा है कि सर एक से छोटा है, तो ये मेरी क्या है, वलय। जो जीरो वाला जो वृत्त है ना इसके तो बाहर और एक वाले वृत्त के अंदर, तो ये मेरे पास क्या बन रही है, वलय बन रही है। तो जितना भी कार्यक्रम होगा ना इसके लिए अब, वो सब कहाँ होगा, वलय के अंदर होगा। अब यहाँ से दो हिस्से टूटेंगे, एक तो टूटेगा जीरो लेस देन मॉड जेड, ठीक है, एक टूटेगा क्या, मॉड जेड लेस देन वन। तो मॉड जेड तो पहले से लेस देन वन है, तो जरूरत ही नहीं, यहाँ काम बन जाएगा इसका, सॉरी इसका, मॉड जेड तो पहले से लेस देन वन, इसका काम बन जाएगा, ये इसको जोंकी तो छोड़ दो जीरो वाले को। तो मेरे पास फंक्शन एफ जेड कितना आ गया कि सर ये आ गया 2z माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन जेड को जोंकी तो रहने दो प्लस, इसको ऊपर लेके जाओगे तो 1 प्लस जेड की पावर -1 आएगा। एफ जेड को मैंने लिख दिया 2z माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन जेड तो है ही प्लस, इसको क्या लिखोगे कि सर डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं ना, समीशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर n और जेड की पावर कितना n आएगा। आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा। इसको आप प्रसार करके देख लेना, यही मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि डायरेक्ट 1 प्लस एक्स की पावर -1 है। तो एफ जेड इक्वल टू आ गया 2z माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन जेड तो है ही प्लस। देखो ध्यान से, सबसे पहले आप क्या रखोगे वैल्यू कि सर एन की वैल्यू 0 रख दूं मैं एक बार, थोड़ा सा इसको खोल रहा हूं, एक और 0 और 1 तक, एन का मान 0 रखूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, कितना आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है सर। फिर रखूंगा एन की वैल्यू कितनी 1, तो 1 रखोगे तो माइनस का आएगा, और ये कितना आएगा, जेड आएगा, तो माइनस का कितना आ जाएगा, जेड आ जाएगा। बाकी आपने 0 और 1 रख लिया, अब n की वैल्यू 2 से शुरू कर दो, -1 की पावर इन्फिनिटी जेड की पावर है। मैंने n के लिए 0 शुरू है ना, तो मैं 0 वाला भी रख लिया और मैंने 1 वाला भी रख लिया, और बाकी मैंने 2 से इसको आगे बढ़ा दिया। तो मेरे पास जो एफ जेड निकल के आया वो आ गया 2z माइनस का 2 प्लस 1, सुनो रुको रुको, 2z में से z गए तो कि सर z बचेंगे, -2 प्लस 1 माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन जेड प्लस समेशन n की वैल्यू 2 से इन्फिनिटी -1 की पावर n और z की पावर n। कि सर ये लॉरेंज का पता कैसे लगेगा? देखो भाई साहब, एक तो वलय आ गई, लॉरेंज का पता ऐसा लगेगा, एक तो क्या बन गई, वलय बन गई। दूसरी चीज यहाँ देखो z की पावर 1 है, ऊपर जाएगी तो -1 होगी, तो z की पावर नेगेटिव आते क्या हो जाता है, लॉरेंज प्रसार हो जाता है। तो लिख देना यह है लॉरेंज श्रेणी है, यह है लॉरेंज श्रेणी है। और इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन होता है कंप्लीट, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो ठीक है, इसे नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं ना। कोई दिक्कत हो दोबारा पूछे। कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन, सीधी सी बात है। जो ये वृत्त एक बन रहा है ना उसके तो अंदर का क्षेत्र, और जो जीरो बन रहा है उसके बाहर का क्षेत्र। वृत्त जो एक बन रहा है उसके अंदर का क्षेत्र, जीरो बन रहा है उसके बाहर का क्षेत्र, ये बीच की क्या हो गई, वलय हो गई। जीरो जो बिंदु बन रहा है, जीरो जो बिंदु बन रहा है वो भी एक वृत्त है जिसके केंद्र तो कितना है 0 और त्रिज्या भी कितनी है 0, ठीक है, बहुत छोटा सा, बिल्कुल बारीक सा। नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन उठा रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 12। और ये जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो एग्जांपल नंबर 8.11.10 की तरह है, डिट्टो कॉपी। मतलब क्वेश्चन में करा देता हूं, एग्जांपल आपको करना है। एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 3 साल बाद आ चुका है, 3 में, 11 में और 14 में, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है।
क्वेश्चन को मैं डिट्टो कॉपी है बस, इसमें साइन है उसमें कॉस है, क्योंकि एग्जांपल में करा दूंगा तो फिर क्वेश्चन में हो सकता है आपको दिक्कत है, इसमें से क्वेश्चन में करा रहा हूं, एग्जांपल आप लोग उसमें देख के कर लेना, करना जरूर है, ध्यान रखना, छोड़ना मत। तो आपसे कह रहा है कि शो दैट, दर्शाइए कि साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस जेड इनवर्स इक्वल टू ए जीरो प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन प्लस जेड की पावर माइनस एन, जहां ए एन इक्वल टू ये लेकर आना है मुझे, ठीक है। तो आप बात को समझिएगा कि जेड की पावर एन और प्लस जेड की पावर माइनस एन है, तो निश्चित रूप से लॉरेंज का प्रसार आ रहा होगा, क्योंकि नेगेटिव जो पावर आती है वो लॉरेंज में आती है, टेलर में नहीं आती है, ठीक है। चलिएगा, तो सबसे पहले क्या किया मैंने, माना जो फलन एफ जेड है वो साइन हाइपरबोलिक जेड प्लस जेड इनवर्स, वहां पर 1/z लिखा हुआ है, उसको अपन जेड इनवर्स कर देना, ठीक है। यह है एक वृत्त, या फिर वलय बोल दो, एक वृत्त बोल दो, वृत्त में विश्लेषिक है, क्या है, विश्लेषिक है प्रत्येक बिंदु पर। कहां पर भैया, प्रत्येक बिंदु पर। तो मैंने एक वृत्त बनाया त्रिज्या r का, जिसके प्रत्येक बिंदु पर यह फलन हमारा क्या है, विश्लेषिक है। यहां लिख दिया O पॉइंट, ये वाली रियल एक्सेस, ये इमेजिनरी एक्सेस, ठीक है जी। इसकी त्रिज्या कितनी है कि सर, इसकी त्रिज्या है कैपिटल R। क्लियर कि ठीक है सर। अब मैंने एक काम कर रहा हूं कि मुझे यदि लॉरेंज चाहिए, यदि मुझे लॉरेंज श्रेणी चाहिए तो निश्चित रूप से वलय बनानी पड़ेगी, यदि मुझे लॉरेंज श्रेणी निश्चित रूप से क्या बनानी पड़ेगी, वलय बनानी पड़ेगी। तो मैंने एक काम किया, एक छोटा सा वृत्त और बनाया, मैंने एक छोटा वृत्त और बनाया, इसकी त्रिज्या मैंने कितनी मानी, स्मॉल r, इसकी त्रिज्या मैंने कितनी मानी, स्मॉल r। इस वृत्त का नाम मैंने क्या दे दिया, C1, इसका नाम दे दिया मैंने C2, ठीक है। तो C1 C2 का जो वृत्त बन रहा है, जो C1 और C2 का जो वृत्त बन रहा है, उनके बीच की ये क्या बन गई, ये वलय बन गई, उनके बीच में ये क्या बन गई, वलय। और इस ही वलय में फलन एफ जेड हमारा क्या है, प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक है, ठीक है साहब। स्मॉल आर के तो बाहर और कैपिटल आर के अंदर। कि माना वलय कौन सी, कि सर वलय स्मॉल आर के तो बाहर, केंद्र तो 0 लेके चल रहा हूं मैं, नॉट जेड माइनस लेस देन कितना, कैपिटल आर में फलन एफ जेड विश्लेषिक है। फलन एफ जेड कैसा है, क्योंकि फलन को यदि विश्लेषिक ही नहीं होगा ना तो आगे सॉल्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, वलय बन गई, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि हमें ये लेकर आना है पूरा का पूरा। तो मान लीजिए वलय में कोई पॉइंट है यहां पर जेड, ठीक है साहब, जिसकी जो ये वाली त्रिज्या है ना वो मैंने कितनी मान ली, 1, जिसकी त्रिज्या मैंने कितनी मान ली, 1 अपने मन से मान ली। कि माना, इसको बाद में यूज करेंगे लेकिन अपन अभी, है ना। और इसको लेते हुए मैंने एक वृत्त बनाया, एक त्रिज्या का मैंने क्या बना दिया, एक वृत्त यहां पर बना दिया, और इसका नाम मैंने क्या दे दिया, C दे दिया। मतलब इस वलय में मैंने एक पॉइंट जेड लिया, जिसकी त्रिज्या मैंने 1 मानी। 1 क्यों मानी, कैलकुलेशन सुविधा के लिए, कोई स्पेशल रीजन नहीं है। उसको लेते हुए मैंने क्या बना दिया, वृत्त बना दिया, वृत्त का नाम क्या है, C है। सुनिएगा ध्यान से अब कि फलन माना वलय, ये वाली में फलन एफ जेड कैसा है, विश्लेषिक है। तो लॉरेंज श्रेणी से आप खूब अच्छे से जानते हो क्या होती है कि सर फंक्शन एफ जेड इक्वल टू समेशन एन की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी ए एन जेड की पावर एन, जेड माइनस 0 की पावर एन, ये केंद्र तो यहाँ पर 0 है ना, प्लस समेशन एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस 0 की पावर कितना, माइनस का एन। जहां ए एन कितना होता है कि सर ए एन होता है 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C1 एफ जेड अपॉन जेड माइनस 0 की पावर n प्लस 1 डी जेड, C1 बाहर वाले वृत्त पर, और जो बी एन होता है वो कितना होता है 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C2 एफ जेड अपॉन जेड माइनस 0 की पावर माइनस का n प्लस 1, और यहां पर कितना, डी जेड, ठीक है। अगर इसको तो याद हो तो आपको ध्यान हो तो माइनस का n ले जाता मैंने, ए माइनस एन प्रूव करवाया था नोट डलवा के अलग से। अगर मैं C1 को और C2 को दोनों को ही C पर लिया हूं, तो जब होता था ये सब, मतलब मैं C1 को और C2 को दोनों पर ही मैं कहां पे लिया है, C पे, तो इसको आप लिख देना C पर, लिख देना ये दोनों C पर परिभाषित है। ये कुछ नहीं है, मैंने बस फॉर्मूला लिखा है, ये कोई खास कहीं से नहीं है, ये फॉर्मूला है बस जो प्रूव कर चुका था मैं। ये दोनों किस पर परिभाषित है, C पर परिभाषित है। मेरी बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। आगे देखिएगा, चलते हैं आगे, देखो। तो
एक काम करेगा, ऐसे नोट कर लो आप, है ना, फिर मैं डायग्राम वगैरह को थोड़ा छोटा बना दूंगा और इसको मिटा के फिर अपन कैलकुलेशन चलना करना चालू करेंगे। ठीक है, तो आप ऐसा नोट कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, तो ए एन अपने पास ये है ही, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या करना है कि ए एन की वैल्यू ये वाली लेकर आनी है। तो इससे तो पता लग गया लॉरेंस चेन प्रसार है, ए एन की वैल्यू मुझे ये वाली लेकर आनी है। कैसे आएगी ध्यान से देखिएगा कि माना माना वलय, कौन सी वलय कि सर C1 और C2 के मध्य में जो वलय है, कि माना वलय C1 या C बोल दो, माना वलय में एक बिंदु Z है, एक बिंदु Z है तथा वलय में एक त्रिज्या का एक वृत्त C बनाया। वलय में एक त्रिज्या का एक वृत्त C बनाया, मतलब जो वलय है, इस वलय के अंदर एक त्रिज्या का वृत्त मैंने क्या बना दिया, C बना दिया। ठीक है जी, आगे बढ़ते सुनिएगा। एक त्रिज्या का मैंने वृत्त बना दिया, कौन सा, C बना दिया। अब तो C कैसे बनेगा कि सर मॉड Z माइनस 0 इक्वल टू 1, और जो ये त्रिज्या Z है वो स्मॉल r से तो बड़ी है और कैपिटल R से छोटी है, मतलब स्मॉल r से तो बड़ी है और कैपिटल R से छोटी है। कोई दिक्कत कि सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब वैल्यू रखते चलो सर, ए एन इक्वल टू कितना होगा, 1/2 आयोटा इंटीग्रेशन C। ए एन और बी एन दोनों को C पर लिया है मैं, ए एन और बी एन दोनों कहां पर लिया है, मैं C पर ही लिया है। पहले आप एक काम करना, इस लाइन को पहले लिख देना इनसे, ए एन और बी एन से, इस लाइन को ए एन और बी एन वाले से पहले लिख देना C। एफ जेड कितना है कि सर साइन हाइपरबोलिक Z प्लस जेड इनवर्स अपॉन Z माइनस 0 की पावर n+1, मतलब Z की पावर n+1, और यहां पर कितना है dz। तो C पर मॉड Z इक्वल टू 1 है, ये रहा, C पर मॉड Z इक्वल टू 1 है। तो इसको लिखने का तरीका क्या बनेगा कि C सच दैट, या फिर यदि मैं Z लिखूंगा तो 1 डॉट ई की पावर आयोटा थीटा, सिखा रखा है मैंने, याद करो कि जैसे आप मॉड हटाओगे तो क्या आ जाएगा, ई की पावर आयोटा थीटा आ जाएगा, और Z की लिमिट और dz इक्वल टू कितना हो जाएगा, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा, और Z की लिमिट कहां से हो जाएगी, 0 से 2 पाई तक। Z की लिमिट कहां से हो जाएगी, 0 से 2 पाई तक। तो ये कैसे कन्वर्ट होगा हमारा क्वेश्चन कि सर ए एन इक्वल टू 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन हाइपरबोलिक Z की जगह कितना कि सर ई की पावर आयोटा थीटा, Z इनवर्स की जगह कितना, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा, अपॉन कितना, Z की पावर n+1, ई की पावर आयोटा थीटा की पावर n+1 इंटू dz आएगा। dz कितना है, आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा डी थीटा। एक काम करो, इस वृत्त को हटा दो, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। कितना आएगा ये सर, इंटू में आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा और डी थीटा। चलते चलो, इस आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो ए एन इक्वल टू आएगा 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन हाइपरबोलिक ई की पावर आयोटा थीटा और ई की पावर माइनस आयोटा थीटा 2 cos थीटा। ठीक है, और यहां पर देखो ये ई की पावर आयोटा थीटा की पावर n आएगी, और उसके बाद ई की पावर आयोटा थीटा की पावर 1 आएगी। तो ई की पावर आयोटा थीटा की पावर 1 है ना, तो इससे ये हमारा ई की पावर आयोटा 1 कट गया। तो मेरे पास ओनली क्या बचा, ई की पावर माइनस का आयोटा एन थीटा और डी थीटा। ई की पावर ऊपर जाएगा आयोटा थीटा एन थीटा, ई की पावर आयोटा एन थीटा बनेगा, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ई की पावर माइनस का आयोटा एन थीटा। उससे आयलर प्रमेय से क्या लिखूं कि सर 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन हाइपरबोलिक
टू कॉस थीटा, क्या लिखूं इसको कि सर कॉस एन थीटा माइनस का आयोटा साइन एन थीटा, ठीक है जी। और बाहर कितना डी थीटा, दोनों को अलग अलग कर दूं सेपरेट कि चल कर दो। ए एन इक्वल टू मेरे पास आ गया 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन हाइपरबोलिक टू कॉस थीटा कॉस एन थीटा, ठीक है सर। और यहाँ पर डी थीटा माइनस का आयोटा 0 से 2 पाई कि सर साइन हाइपरबोलिक टू कॉस थीटा और आयोटा तो आ गया और साइन एन थीटा और यहाँ पर कितना डी थीटा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ए एन की वैल्यू यहाँ तक आ चुकी है। अब आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, देखो एक फॉर्मूला बता दूं मैं आपको, जो आपने 12th वगैरह में लिमिट वगैरह कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा। वो इस तरीके से था कि आपकी लिमिट 0 से 2 पाई है और आपके पास लिखा हुआ है एफ थीटा डी थीटा। आपके पास लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 2 पाई और आपके पास लिखा हुआ है एफ थीटा डी थीटा। तो इसकी दो वैल्यू आती है, एक तो 2 आगे आ जाता है 0 से पाई एफ थीटा डी थीटा। कब कि सर ऐसा जब होता है जब एफ 2 पाई माइनस थीटा किसके इक्वल हो एफ थीटा के। और ये 0 हो जाता है कब जब आपका एफ 2 पाई माइनस थीटा का के इक्वल हो कि सर माइनस का एफ थीटा के। बात मेरी समझ में आ रही है कि यदि जो फंक्शन दे रखा है फलन दे रखा है उसमें यदि 2 पाई माइनस थीटा रखा जाए और नेगेटिव का इक्वल आए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0। ये गुणधर्म था सर कोई सा 12th क्लास में छोटी क्लासों में। और यदि एफ 2 पाई माइनस थीटा रखने पर एफ थीटा ही आ जाए तो वो 2 आगे आ जाता है उसमें, ठीक है। अब इस पर मैं ये वाला अप्लाई करके देखूंगा क्योंकि ये अपन को 0 वैल्यू दे देगा। क्यों? क्योंकि जो आंसर लेके आना है ना उसमें देखो आप ध्यान से कि उसमें कॉस लेके आना है, मुझे साइन लेके नहीं आना ये वाला, तो इसको हटाना पड़ेगा। आंसर आ चुका है देखा जाए तो भाई, आंसर इसके इक्वल यही आ रहा है, देख लो आप डिट्टो कॉपी साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा cos n थीटा डी थीटा, मतलब इसको क्या बनाना पड़ेगा 0। अब ये 0 बनेगा इस फॉर्मूला की सहायता से। तो आप एक बार नोट कीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा, तो इस वाले को उठा रहा हूं मैं ना फंक्शन अपना कि माना एफ थीटा इक्वल टू, इक्वेशन दे देना इसको कोई सी भी, समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने इसको, ये बीच का अंदर का है ना, इसको मैंने एफ थीटा मान लिया जो कि कितना है साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा और साइन एन थीटा, ठीक है जी। करना क्या है, थीटा की जगह 2 पाई माइनस थीटा रखना है, तो आप रखो एफ 2 पाई माइनस थीटा साइन हाइपरबोलिक 2 cos 2 पाई माइनस थीटा साइन इनटू में साइन एन 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। अब ये चतुर्थांश कौन सा बढ़ रहा है, देखो 2 पाई, यहां पर होगा 0, यहां पर पाई बाई 2, यहां पर पाई, यहां पर 3 पाई बाई 2 और यहां पर कितना 2 पाई। 2 पाई माइनस करोगे तो 2 पाई माइनस करेंगे तो नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, इधर नीचे जाएंगे, कौन से में जाएंगे फोर्थ में जाएंगे। कौन से में जाएंगे भैया फोर्थ में। तो चौथे चतुर्थांश में साइन वाला तो नेगेटिव होता है और कॉस वाला क्या होता है पॉजिटिव होता है। भाई इस वाले में कॉस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं, 2 पाई माइनस थीटा कर रहे हो ना, तो इसमें कॉस और सेक तो पॉजिटिव और साइन वाला इसमें नेगेटिव, तो निश्चित रूप से ये तो नेगेटिव वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। मतलब जो हमारा एफ 2 पाई माइनस थीटा है वो आएगा साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा हो जाएगा ये तो, और ये इस पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्षैतिज रेखा पर तो चेंज नहीं होगा, और साइन एन थीटा आएगा लेकिन कैसा नेगेटिव, ये वैल्यू कैसी हो जाएगी नेगेटिव,
ठीक है जी। तो ये आ गया माइनस का एफ थीटा। तो एफ 2 पाई माइनस थीटा कितना हो गया भैया, माइनस का एफ थीटा। मतलब ये जो फंक्शन है इसमें जब 2 पाई माइनस थीटा रखा जा रहा है तो ये माइनस का आ रहा है, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। गुणधर्मों का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, तो मैं क्या लिख दूंगा लास्ट में कि ए एन इक्वल टू 1/2 पाई, आप लिख सकते हो चाहो तो, सो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा इंटू साइन एन थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो 1/2 पाई, 0 से कितना, 2 पाई, ठीक है जी। और ये कितना आएगा, साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा, फिर यहां पर कितना, cos एन थीटा डी थीटा। ये मेरे पास ए एन आ चुका है। तो क्वेश्चन हमारा यहां पर हो गया कंप्लीट। अगर बी एन की बात करें तो सर बी एन होता है ए माइनस एन। बी एन कितना होता है, ए माइनस एन। मतलब जो ए एन है ना उसमें एन की जगह माइनस एन रख दो, जो ए एन है उसमें एन की जगह क्या रख दो, माइनस एन। तो 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा कॉस माइनस का एन थीटा। क्या करना है, एन की जगह माइनस एन रख देना है एन में। तो कॉस पर माइनस का फर्क पड़ता नहीं है, तो बी एन इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 पाई 0 से 2 पाई साइन हाइपरबोलिक 2 cos थीटा कॉस एन थीटा और डी थीटा। ये हमारे पास क्या आ चुका है, साथ साथ बी एन भी आ चुका है, और हमारी थ्योरम, ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है वो आपको 100% करना है, ध्यान रखिएगा, नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना, छोड़ना मत उसको। इससे संबंधित जो उदाहरण बताया था 8.11.10 कौन सा था वो देख लेना। और 2003 साल में आ चुका है वो, एक बार ये भी आ चुका है 2003 में, जरूर से जरूर करना है, इसके साथ साथ ही कर लेना, तब आप आगे बढ़ोगे। तो अपना आज की क्लास में इतना ही, बाकी अपन कल पढ़ेंगे, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।